भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में यूडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च के एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर तो रायपुर में दर्ज हुआ। तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे? जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिकर में और दूसरे कोल में सब एफआईआर दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया। इसे क्यों नहीं डाला गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महादेव ऐप है, इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित है, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली है। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। पहला एफआईआर दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 एफआईआर दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए। और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिषेध अधिनियम है तो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी किया। पूरे देश में महादेव ऐप जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई, केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत ने व्यापक पैमाने पर किया है। और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज किए गए, 200 से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते
इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम के व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसे पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ। और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ, अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मज़ेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें वो साफ इनकार करते हैं कि शुभम सोनी जो काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इनकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। शुभम सोनी का जो बयान है उसको उन्होंने इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट उन्होंने हाई कोर्ट में ये लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात ये है, जब आपने एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उस एफआईआर की कॉपी में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471 ये इसमें दर्ज। दूसरी बात ये है कि इसमें जितने महादेव के प्रमोटर और दूसरे लोगों का नाम इसमें उल्लेखित है, लेकिन आप ये जो बॉक्स में आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। इस पूरे जो एफआईआर कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उत्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है, जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे निवेदन पे बंद किया गया, लेकिन बहुत सारे और जो
बैटिंग ऐप, मतलब इस ऐप में वो दूसरे और उसमें चला लगातार इसको चलाया जा रहा है। आज भी महादेव सट्टा बंद नहीं है। 4 महीना यहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है। तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन के महादेव सट्टा चल रहा है साए साए? मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन, मोदी की गारंटी, विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साए साए। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ED/IT के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया। वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग नहीं चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मज़ेदार बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को, उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपया चुनावी चंदा दिया गया। सबसे ज़्यादा किसी दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया? मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को FIR होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहाँ के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में होगा। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कहूँगा, जवाब दूंगा, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ, न इन गिदड़ भपकियों से न मैं डरने वाला हूँ, न पीछे हटने वाला हूँ। देखिए, सीधी सी बात ये है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है। तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए हैं और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों का संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों को भी नाम डालना था। उसमें क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है जब इस सूची में? कहिए बोला।
इसमें जब मेरा नाम तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से जिक्र किया है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर में दर्ज आरोपों में मेरा नाम नहीं है, ये उन्होंने कहा है। प्रोटेक्शन मनी लेने में मेरा नाम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी महादेव ऐप बंद नहीं हुआ है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा और निशाना भी साधा है, जबरन मेरा नाम इसमें डाला गया, ये उन्होंने कहा। राजनीतिक साजिश के तहत मेरे खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी राजेश मेरे साथ जुड़ गए। राजेश, जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं है लेकिन महादेव ऐप अभी भी संचालित हो रहा है, ये साजिश की गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, काफी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए सीधे तौर पे उन्होंने ये बात कही है कि राजनांदगांव से उन्हें जब प्रत्याशी बनाया गया है उसके बाद से भाजपा जो है वो बौखला गई है, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। यही वजह है कि उनका नाम, चूंकि 4 मार्च का एफआईआर है और उसके बाद 4 मार्च में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अब तक जो है बात लीक नहीं होती। अचानक से ये बात 17 मार्च को ये ओपन होती है कि उनके नाम से एफआईआर दर्ज किया गया है। मतलब स्थिति साफ है कि भाजपा डरी हुई है और षड्यंत्र के तहत, एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी बात कही है कि उस पूरे के पूरे एफआईआर में उनका कहीं पे भी नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन केवल 6वें नंबर पे जो बाकी जो अन्य आरोपी हैं उन आरोपियों के बाद 6वें नंबर पे उनका केवल नाम है। मतलब इससे स्थिति साफ है कि बीजेपी डरी हुई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी बात कही है कि पूरे देश में यदि ऑनलाइन बैटिंग सट्टा ऐप के खिलाफ सबसे पहले अगर कहीं कार्रवाई हुई है तो वो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कार्रवाई की थी, और जब उनका कार्यकाल था उस दौरान उन्होंने ये भी बात कही है कि 72 जो एफआईआर हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किया। सबसे पहली जो एफआईआर है वो दुर्ग में दर्ज की गई, उसके बाद रायपुर में दर्ज की गई, उसके बाद बिलासपुर में, और कार्रवाइयां भी ताबड़तोड़ हुई है। देखिए, पूरा मसला जो है सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक करार दिया है और ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की वजह से जबरदस्ती उनके नाम को, उनको बदनाम करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। चूंकि इस पूरे मामले में मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऑनलाइन बैटिंग सट्टा ऐप में कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, साथ साथ उन्होंने शुभम सोनी का भी जिक्र किया। देखिए, शुभम सोनी वही व्यक्ति है जब उनका एक वीडियो वायरल होता है और जिसपे वो सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाते हुए वो नजर आए थे कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पे कहीं ना कहीं सरकार, जो तत्कालीन जो सरकार रही है, भूपेश बघेल का उन्होंने जिक्र किया था, जिनके पास प्रोटेक्शन मनी के तौर पे उनके पास पैसा जाता था। और असीम दास, देखिए असीम दास की गिरफ्तारी जो है राजधानी रायपुर में हुई थी और वो वही व्यक्ति है जो दुबई से रायपुर पहुंचा था और उनके पास से करोड़ों रुपए जो कैश ईडी ने बरामद किए थे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसके नाम का जिक्र करते हुए कहा है कि वही असीम दास है जिस गाड़ी में ये पैसे बरामद हुए थे वो अमर अग्रवाल जो बीजेपी के नेता हैं उनके करीबी की वो जो गाड़ी है वो बताई जा रही थी। लेकिन और जो उनकी जो तस्वीर है असीम दास की, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे और वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो वो ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से उनको फंसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और खासकर चुनाव आते ही एक बार फिर से जिस तरह से उनके नाम का जो जिन या महादेव सट्टा ऐप का जो जिन इस वक्त निकला है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये तमाम जो चीजें हैं वो होती हुए नजर आ रही है। देखिए, कुछ भी कहिए लेकिन सियासी पारा जो है वो महादेव ऑनलाइन बैटिंग सट्टा ऐप को लेकर के प्रदेश का गर्मा गया है। चूंकि बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो लगातार हमला कर रहे हैं और साथ साथ बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं बिल्कुल राजेश, तो लगातार आप नजर बना के रखिए बारीकी से इस पूरे मामले पर। लेकिन बड़ी खबर यही है कि भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं है, जबरन मेरा नाम डाला गया है, इस तरह से कई उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। लेकिन किस तरह से अब ये केस आगे बढ़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा।